नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका सुमन बाजपेयी जी की लिखी कहानी सुवासित है खुशबू। दोस्तों, सुमन बाजपेयी जी ने एमए हिंदी ऑनर्स व पत्रकारिता में अध्ययन किया है। करियर का आरंभ चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट से किया था। यहीं से बाल लेखन की भी शुरुआत हुई। उसके बाद जागरण सखी, मेरी संगनी और 4th D वुमन नामक पत्रिकाओं में विभिन्न संपादकीय पदों पर काम किया। पिछले 32 सालों से कहानी, कविता व महिला विषयों तथा बाल लेखन में संलग्न है। खाली कलश, ठोस धरती का विश्वास, अग्निदान, एक सपने के सच होना और पीले झूमर नामक कहानी संग्रह समेत 600 से अधिक कहानियां व 1000 से अधिक लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की एक और कहानी, सुवासित है खुशबू। धड़धड़ाते हुए यूं घुसाने की हिम्मत सिवाय उसके और किसी में हो ही नहीं सकती है। वैसे भी हर बार वह ऐसे ही आती है, हड़बड़ी में आना और हड़बड़ाहट में ही लौट जाना। कभी कभी बात बीच में ही छोड़कर चल देती। ओ माँ, मुझे तो एक काम याद आ गया। सच आंटी, बहुत ही भुलक्कड़ होती जा रही हूँ मैं। सृजन को 5 बजे मिलने को कहा था और यहीं 6 बजा चुकी हूँ। बेचारा कनॉट प्लेस के लंबे गलियारों में चक्कर लगा लगा कर थक गया होगा। उनके बोलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वह चुप हो तो कुछ बोले, बस आंखों से उसे तकती रहती। रूप तो बिल्कुल वैसा ही पाया है और यह हड़बड़ाहट भी उन्हीं से ली है। बरसों बीत गए हैं उनसे मिले या उन्हें देखे, पर इसे देख लगता है वही उसके सामने खड़े होकर लगातार बोलते जा रहे हैं और वह हमेशा की तरह निर्वाक उन्हें तक रही है। अतीत की गहरी गुफा में प्रवेश करते करते रुक गई वह। मम्मी, क्यों आती है यह यहाँ? बड़ी बेशर्म लड़की है। इतनी बार उसे मैं अपना आक्रोश और नफरत दिखा चुकी हूँ, लेकिन यह मानती ही नहीं है। असल में आपके शह का ही परिणाम है यह कि वह जब चाहे मुँह उठाए चली आती है। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। आंटी कहने से क्या रिश्ता जुड़ जाता है? मासूमियत तो चेहरे से ऐसे टपकती है कि मानो नन्ही सी बच्ची है। लेकिन आई कैन टेल यू वन थिंग मम्मी, कि यह बहुत चालाक है, एक्स्ट्रा स्मार्ट। मुंह धो लो छोटी, खाना लगाती हूँ मैं, कहकर वह रसोई में चली गई। बेकार है इससे बहस करना। शुरू से ही शॉर्ट टेम्पर्ड है। पिता का प्रभाव किसी न किसी रूप में तो पड़ता ही है। वसंत कितने गुस्सैल थे, बात बात पर खाने की थाली उठाकर फेंक देते थे। क्रोध उन्हें वहशी बना देता था। बस फिर दीवारें उनके प्रहार को सहती। उन पर कभी हाथ नहीं उठाया वसंत ने। यही नहीं, वह सामने जा खड़ी होती तो ज्वालामुखी शांत हो जाता। शांत और शीतल बयार कहा करते थे वसंत उन्हें। सदा मेरे सामने रहा करो सौम्या, न जाने क्यों आक्रोश का लावा धधकाता रहता है, पर तुम्हें देख अग्नि स्वतः ही बुझ जाती है। निरर्थक ही चिल्ला उठना शायद मेरे स्वभाव का हिस्सा बन गया है। हैरत होती है कि तुम कैसे तटस्थ बनी रहती हो ऐसी स्थिति में। तुम्हारे भीतर क्या कोई ज्वाला नहीं फूटती? सच ही, उनके अंदर क्या कोई ज्वाला नहीं फूटती थी? नहीं, यह सच नहीं है। वह भी साधारण मनुष्य की तरह क्रोध करना जानती थी, किंतु ब्याह के बाद उन्हें लगा, सौम्या ऐसा क्यों सोच रही है कि ब्याह के बाद, ब्याह से पहले ही उन्होंने सारे विरोधों के आगे सिर झुकाना सीख लिया था। तर्क वितर्क, जिद करके बात मनवाना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जब माँ पिता ही आग्रह ठुकरा दें, बेटी के सुख दुख की उपेक्षा कर मनमानी करें, तो कैसी शिकायत। वसंत का क्रोध तो बहुत कम था उन सब बातों के सामने। फिर सौम्या अच्छी तरह से जान गई थी कि वसंत दिल का कितना साफ है। क्रोध का झोंका तो क्षण भर का होता था। मासूम बच्चों का सा मन जिस इंसान को हो, उसके प्रति कैसा भाव रखना चाहिए। पत्नी को भरपूर प्यार करने वाला, उसे मान दे, घर की साम्राज्ञी समझ सब जिम्मेदारियों से मुक्त रहने वाले व्यक्ति के समक्ष उनका धैर्य उसके मरने तक बना रहा तो कोई अचरज की बात नहीं है। इंसान चाहे तो तटस्थ बना रह सकता है। प्रौढ़ावस्था तक पहुँचते पहुँचते यह दावा करना मुश्किल नहीं रह जाता, किंतु कुछ 1-2 बरस से उन्हें लगने लगा था कि यह तटस्थता उन्हें आंदोलित करने लगी है।
कुछ सोया हुआ तूफान बन रहा है। यह सब उसके आने के बाद से ही घटित हो रहा है। हड़बड़ाहट क्या तटस्थता भंग कर सकती है? सौम्या का धैर्य तो नहीं झिझोड़ रही है। यह बित्ते भर की लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं किया है उसने। बस अचानक उनके बच्चों की नज़रों में अपेक्षित रूप से उनकी जिंदगी में प्रवेश ही तो किया है प्रार्थना ने। सब कुछ निर्बाध गति से चल रहा था। वसंत के जाने के बाद शोक दिल में बना रहता, पर घर गृहस्थी तो चलानी ही थी। दोनों बेटे सेटल हो चुके थे, बस छोटी अभी पढ़ रही है, सो 1-2 साल में उसका भी विवाह कर वह राहत की सांस लेगी। यही सोचकर वह तटस्थता से अपना जीवन बिता रही थी कि एक दिन प्रार्थना सामने आ खड़ी हुई। ना आप मुझसे परिचित हैं ना ही मैं, फिर भी पापा से आपके बारे में जानने के बाद मुझसे रुका नहीं गया। ज़रूरी तो नहीं कि हर मुलाकात का आधार रिश्ता ही हो। वैसे भी मैं रिश्तों को नाम देने में विश्वास नहीं करती हूँ, न ही आलतू फालतू रिश्तों को जोड़ने में। पर आपसे तो। पल भर को ही चुप हुई थी। वह कुछ पूछने के लिए मुंह खोलती कि वह झट से बोल पड़ी। मैं अक्षय कुमार उपाध्याय की बेटी हूँ। विगत के अध्याय अगर मानस पटल पर खुले हुए हैं तो यह नाम भी आपको अवश्य स्मरण होगा। मैं किसी आशय से नहीं आई, बस आपको देखने की इच्छा जागृत हुई इसलिए चली आई। उसके बाद धड़धड़ाते हुए वैसे ही वापस चली गई थी। 2 टूक बात कहना और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए लौट जाना। सच, यह अक्षय की ही बेटी है, पर बिना प्रयोजन आकर यूं ही खलबली मचा देना क्या उचित था? लेकिन क्या सौम्या केवल परिचय पाकर ही उसके मन में लहरें उठने लगी हैं क्या? मन के संवेग उथल पुथल मचाने लगे तो उसके धैर्य का शस्त्र व्यर्थ चला जाएगा। जिंदगी एक पड़ाव आकर जो वसंत के साथ खुशनुमा लगने लगी थी, आज वही बच्चों के आगे सवाल खड़े करने लगे, तो पराजित सौम्या क्या उनका सामना कर पाएगी? पगली लड़की समझ अपना ध्यान झटक वह अपनी व्यस्तता में व्यस्त हो गई थी, पर विराम वही नहीं लगा था। बस आंटी आपको देखने की चाह हुई तो चली आई। आंटी के सिवाय और क्या संबोधन ठीक रहेगा? यह शब्द तो हर तरह से पूर्ण है, न कोई कैफियत देनी पड़ती है, न ही रिश्तों का खुलासा करने की ज़रूरत है। एक दिन फिर चली आई थी प्रार्थना। सौम्या हतप्रभ जाने के और कुछ नहीं कह पाती। बेटे चूंकि अपनी ज़िंदगी में मस्त थे, इसलिए ज़्यादा परवाह नहीं करते थे। न ही उनकी बहुएं उनसे कुछ कहती थीं, न ही बस छोटी को ज़रूर बौखलाहट हुई थी। अपनी हम उम्र की लड़की को सहना मुश्किल हो रहा था। हालांकि प्रार्थना बड़ी थी और नौकरी करती थी, फिर भी छोटी को यह बात अखर रही थी कि आखिर उसकी माँ से इतनी बेतकल्लुफ़ी से बात करने और बिना बुलाए चले आने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। एक परिचित की बेटी है। सौम्या ने छोटी को शांत करने की चेष्टा की। परिचित? पहले तो कभी भेंट हुई नहीं। छोटी तर्क करना अपना हक समझती थी। पता नहीं, किंतु कोई घर आ जाए तो उसे धक्का देकर निकाला तो नहीं जा सकता है। अच्छी बच्ची है। माँ आजकल काफ़ी कुछ कहने लगी हो। तुम्हें तो शुरू से चुप्पी पसंद थी। छोटी की आदत है तीर चलाने की, और माँ को पीड़ा भी हो सकती है। यह बात तो वह समझना ही नहीं चाहती, इसलिए जो चाहे बक देती है। छोटे शिष्टाचार मत भूलो। सम्मान करना बिल्कुल भूलती जा रही हो। मैंने न तो उसे आमंत्रण दिया था, न ही दोबारा आने का आग्रह किया था। इस बार आए तो स्वयं ही धक्का मारकर बाहर निकाल देना। सौम्या ने अपनी आदत के विपरीत उसे फटकारा तो वह स्वयं भी विस्मित रह गई थी। एक पराई लड़की से मोह नहीं। नहीं सौम्या, अपनी तटस्थता के आवरण में ही बनी रहे तो ठीक है। अपने घर का सुख चैन नष्ट कर क्या हासिल होगा? लेकिन वह क्यों आती है? इतने बरसों बाद जो प्रकरण कभी का खत्म हो चुका है, उसे नए सिरे से खोलना कुछ समझ नहीं आता उन्हें। अक्षय से संबंध टूटने के बाद, यानी सौम्या के ब्याह के बाद कहें, न तो उन्होंने अक्षय के बारे में जानने की कोई कोशिश की, न ही कोई जानकारी मिली। अपने घर संसार में ही सिमट कर रह गई थी। सौम्या कहीं छल तो नहीं रही है अपने आप को? सुखी संतुष्ट जीवन जीने के बावजूद, पति के प्यार की सुरक्षित देहरी में रहने के बावजूद, क्या यह सच नहीं है कि एक सच उनके भीतर छिपा हुआ है? तभी तो धैर्य को एक रक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करने लगी थी। किंतु परंतु जैसे सवाल करना उन्हें पसंद नहीं था। पर अंतस में एक खुशबू सदा सुवासित रहती है, यह बात वही जानती हैं।
अक्षय की बेटी को देखकर वह जान पाई थी कि उसने शादी कर ली है और अपने जीवन में बेहद खुश है। प्रार्थना क्या अक्षय से पूछकर उनसे मिलने आई है? उसकी माँ को पता है क्या? ना, अब वह अपने को और उलझन में नहीं डालेगी। सीधे सीधे उस लड़की से सब पूछ इस अध्याय पर यहीं पूर्ण विराम लगा देगी। नाहक इस उम्र में कोई टीका टिप्पणी झेलना, फिर छोटी का ब्याह करना है। समाज में किस किस को नैतिकता और पवित्रता का लेखा जोखा देती रहेगी। लोगों को तो वैसे भी चटकारे लेकर बात को सुनने सुनाने की आदत है। बसंत होते तो बात थी, पर अब छोटी ही हंगामा कर देगी और प्रार्थना भी। क्या अजब का आत्मविश्वास है उसके अंदर। हक ही कोई नहीं रख सकता, तिस पर हक जमाना माना जाए तो एक कला है। अक्षय से सारे नाते टूटने पर भी क्या यह सच नहीं है कि उनके बीच बरसों पुराना भाव दिलों में विद्यमान है? अक्षय के साथ भी यही बात रही होगी, तभी तो प्रार्थना के सामने सारे पृष्ठ खोले होंगे, वरना जिंदगी की किताब तो कब की पीली पड़ जाती है, वर्षों की धूल खाते खाते। दोपहर को जिस्म झुलसाने वाली धूप पसरी हुई थी। बहुएं ऊपरी मंजिल में रहती हैं, सो निचली मंजिल इस वक्त खाली थी। छोटी तो वैसे भी घर में टिकती ही नहीं है, सन्नाटा आलस भी भर देता है। सुस्ताने के लिए कमरे का रुख कर ही रही थी कि प्रार्थना हड़बड़ाते हुए घुस आई। बाप रे, क्या गर्मी है, आंटी शरबत पिलाना होगा। क्या जरूरत थी इस गर्मी में निकलने की? उसके चेहरे पर छाई पसीने की बूंदों को देखकर एकाएक प्यार उमड़ आया। ऐसा सुंदर चेहरा, नैन नक्श भी नपे तुले। उसकी माँ की एक धुंधली सी छवि स्वतः ही उनके सामने तैर गई। यह भी भूल गई कि वह उसे डांटने वाली थी। कुछ खाओगी? नहीं, सृजन के साथ लंच लिया तो आप याद आने लगी, आधी छुट्टी में ही भाग आई। क्यों आती हो यहाँ? सौम्या उसे भेदने को आकुल हो उठी। क्या अक्षय? नहीं आंटी, उन्हें तो पता भी नहीं है। बस एक दिन मेरे और सृजन के रिश्ते की बारीकी व एहसासों को समझाते समझाते उन्होंने आपके बारे में बता दिया था। तभी से मेरा आना अखरता हो तो। प्रार्थना का आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। वो छोटी, मैं समझ सकती हूँ आंटी, बस रिश्तों का मर्म समझना चाहती थी। मर्यादा और विश्वास में बंधे ऐसे बंधन को छूना चाहती थी जो बिना बंधे भी, बिना देखे और मिले भी अनजानी अनकही डोर से बंधा है। पापा ने जिस शिद्दत से, जिस विश्वास से भरकर मुझे आपके बारे में बताया था, वह बहुत ही आश्चर्यजनक लगा था। मम्मी भी वहीं बैठी थीं और ऐसे सुनगुन रही थीं मानो इस हकीकत से परिचित हों। मम्मी की सहनशीलता और आपका धैर्य, मन होता है ऐसे ही सभी हों तो कितना अच्छा हो जाए जीवन। मैं और सृजन तो विवाह से पहले ही तर्कों के माया जाल में उलझते रहते हैं। बहुत प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे को, और साथ न रहने की कल्पना ही हमें भयभीत कर जाती है। सोचती हूँ कि अगर जुदा हो गए तो क्या आप लोगों की तरह। क्यों तुम बार बार मेरा और अक्षय का जिक्र कर रही हो? बीती बातें उखाड़ कर अक्षय ने जो भूल की है उससे मुझे क्या लेना देना। मेरे बेटों छोटी, उन्हें भनक भी लग गई तो सारा मान मिट्टी में मिल जाएगा। उन्हें लगेगा कि उनके पिता के प्रति मेरा समर्पण ढोंग था, जबकि यह सच नहीं है। ब्याह होते ही सारे पुराने स्नेह तंतु तोड़ दिए थे मैंने, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी, जिन्होंने। सौम्या क्रोध से हाफने लगी थी। सारे विरोध प्रार्थना की सच्चाई के सामने उड़ने को पंख फड़फड़ाने लगे थे, पर घबराई नहीं वह। माँ बाप से क्यों नाता तोड़ा? विरोध में न कि आपकी और पापा की शादी के भी खिलाफ थे। चुप रह मूर्ख लड़की। गड़े मुर्दे उखाड़ कर किस जमीन पर फूल खिले हैं? नियति का लिखा है सब। फिर मैं खुश हूँ, वसंत के जाने के बाद भी उनकी मीठी यादें हैं। उनके बच्चे हैं और तुम कहती हो कि तुम्हारी माँ और पापा एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। इन पृष्ठों को खोल कौन सा पाठ पढ़ना चाहती हो? सौम्या अपनी तटस्थता की सीमा उलांघ रही थी। पाठ ही तो पढ़ रही हूँ आंटी, जीवन में हर मोड़ पर धैर्य रखकर अपने भविष्य को संवार सकूं। यह पाठ पढ़ना जरूरी है ना? प्रार्थना आराम से उनके पलंग पर लेट गई थी। शरबत एक गिलास और मिल जाता तो राहत मिलती। आपके गोद में सिर रख कर लेटूं तो बुरा तो नहीं लगेगा? तुम बहुत जिद्दी हो। जिंदगी का यह अमूल्य पाठ तो अपने घर में भी सीख सकती हो। सौम्या थोड़ा पिघल गई थी। सीखा है आंटी, लेकिन एक वास्तविकता आपको देखकर ही खरी उतरी है। मैं देखना चाहती थी
कि प्यार की अथाह गहराइयाँ कैसी होती हैं जो बिना मिले भी अपने भीतर एहसासों को सहेजे रहती हैं। वरना तो हम रोज रोज मिलकर मान लेते हैं कि प्यार है, अन्यथा नहीं। संवेदनाओं की खुशबू छिपी रहकर भी सुवासित रहती है। निष्पाप निष्कलंक दो सुखी व्यक्ति अपने अपने जीवन में अपने अपने संगी के साथ पापा जैसा सोचते हैं। क्या आप भी वैसा ही सोचती हैं? यही जिज्ञासा मुझे यहाँ खींच लाई, वरना क्या ज़रूरत थी बंद किताब को खोलने की। पर वह अभी भी पीली नहीं पड़ी आंटी, सुवासित हो रही है ना खुशबू। एक एक शब्द सौम्या के अचेतन में प्रवेश कर उसे झंझोड़ गया था। इतनी संवेदनशील है यह लड़की कि बाप के प्रेम प्रसंग को तिरस्कृत करने के बजाय कितनी महानता का दर्जा दे रही है। छोटी तो यह जान ज्वालामुखी बन जाएगी और माँ के लांछन पर दनादन कोड़े बरसा देगी। प्रेम आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है, यह बात अक्षय से ही सीखी होगी इसने। और इसकी माँ सौम्या श्रद्धा से भर उठी थी उस औरत के प्रति जिससे वह कभी न तो मिली थी न ही मिलेगी। सोचिए मत, कह डालिए, फिर यह लड़की आपको परेशान करने नहीं आएगी। मन में ऐसा न माने कि आप अपने पति के साथ विश्वासघात करेंगी। अमृत में विष मिलकर अमृत ही हो जाता है। वह क्यों बार बार उन्हें मत रही है? कभी सोचा ही नहीं बेटी इस बारे में, टालना चाहा उसे। ठीक है, मत बताइए, पर मेरा विश्वास टूटा नहीं है और मजबूत हो गया है। आपके चेहरे के भाव, आंखों में छाया पनीलापन, ना कुछ नहीं छिना है। सौम्या ने अचानक प्रार्थना को सीने से लगा लिया। छोटी से बेटी की ममता न तो बांट पाई थी न ही बटोर, इसलिए संवेदन मन काट हो गया था। गतिहीनता बिना भी चलायमान एहसास ही प्रफुल्लित कर गया कि अक्षय की बेटी को दुलार रही है। मैं आपके जीवन में कोई व्यवधान नहीं डालना चाहती थी, पर विवश हो गई थी। माँ के गुजरने के बाद अकेली पड़ गई थी, इसलिए चली आई। क्या कह रही है तू? पहले तो नहीं बताया। यह कब हुआ? सौम्या अवाक रह गई। रहस्यों के कितने कड़ उलझे हैं इसके भीतर। इतने दिनों से आ रही है और कभी भनक भी नहीं पड़ने दी। वाहरी लड़की। बस हिम्मत नहीं हुई। पहले आपके प्यार पर अपना अधिकार पाना चाहती थी, आप अन्यथा न लें, इसलिए कुछ नहीं कहा। 1 बरस पहले हार्ट अटैक से माँ की जान गई। हैरत तो यह है कि उस वक्त हम ठहाके मार रहे थे। ज़्यादा खुशी भी जानलेवा हो जाती है। फफक उठी थी प्रार्थना। पापा ने नहीं भेजा, खुद ही अवश्य वो चली आई। कुछ मांगने नहीं, बस आश्वासन का सूत्र जोड़ने। पापा तो टूट ही गए हैं माँ के जाने से। मुझे लगा आप ही उन्हें मॉरल सपोर्ट दे सकती हैं। वह मिलने नहीं आएंगे, नहीं आपसे मैं ऐसा कह रही हूँ। बस स्वयं आपसे विश्वास और प्यार का संबल पा सकूं, यही चाहती थी। अब उन्हें संभालना मुश्किल नहीं होगा। वह माँ के ही रहेंगे और आप वसंत अंकल की। मैं सेतु बन स्वयं आप दोनों की खुशबू से सुवासित होते रहना चाहती हूँ। सौम्या के स्पर्श से प्रार्थना का तन मन भीग गया था। चुप ही रही सौम्या। फिर निर्वाक हो गई थी एक बार, किंतु प्रार्थना के समक्ष इस बार दरवाजे से बाहर उसे निकलते देखती रही सौम्या। फिर अचानक कोई भीतर से कह उठा, फिर आना बेटी। अभी आप सुन रहे थे सुमन बाजपेयी जी की लिखी कहानी